सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग विज्ञान के पाठ जैव प्रक्रम का इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ पुरानी चीजें जो हम पहले से पढ़ चुके हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। हम अपने आसपास कई चीजें देखते हैं, इनमें से कुछ सजीव होते हैं और कुछ निर्जीव होते हैं। सभी पौधे और जंतु जिनमें मानव भी है उन्हें हम कहते हैं सजीव। टेबल, कुर्सी, बेंच आदि वस्तुएं जो है उन्हें हम देख सकते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर सजीव कहते किसे। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि सजीवों में गति होती है, सजीव वृद्धि करते हैं, सजीव जनन करते हैं। तो आज इन सब बातों को हम फिर से पढ़ेंगे कि सजीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं। कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव यह निश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो उसकी विशेषता है वो है गति। सजीव गति कर सकते हैं बिना किसी सहायता के, जबकि निर्जीव जो है वो गति करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको किसी सहायता की आवश्यकता होगी। बॉल, गेंद जो है वो अगर गति करता है तो उसमें हम बल का प्रयोग करते हैं और वो फिर गति करता है, जबकि हम स्वयं बिना किसी सहायता के गति कर सकते हैं। हम घर से विद्यालय जाते हैं, चल के जाते हैं, हमारे सामने से कुत्ता दौड़ते हुए निकलता है। तो ये सारी वस्तुएं हैं जो बिना किसी सहायता के स्वयं अपने आप गति कर सकते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये सजीव। लेकिन गति की जब हम बात करते हैं तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि जंतुओं और पौधों में क्या गति एक जैसी होती है? तो हम कहते हैं कि नहीं। पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते, जैसे कि हम चल के जाते हैं, या अन्य सजीव वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल के जाते हैं। तो फिर पौधों में किस प्रकार की गति? पौधों में गति होती है लेकिन वो एक बिल्कुल अलग तरीके का गति होती है। पौधे भूमि में एक स्थान पे स्थिर रहते हैं और उनके शरीर के जो अंग है उनमें विशेष प्रकार की गति होती है। जैसे जल गुरुत्वाकर्षण की तरफ जो है उसकी गति होती है। सूरजमुखी का फूल उसकी गति सूर्य की ओर होती है। लाजवंती के जो पौधे हैं उनकी पत्तियों को जब हम छूते हैं, जब टच करते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, इसीलिए उसको हम लोग लाजवंती या छुरी मुरी कहते हैं। तो पौधों में भी कुछ गतियां होती हैं, लेकिन इन गतियों के अतिरिक्त सजीवों में कुछ और भी लक्षण होते हैं जिसके कारण हम उन्हें सजीव कहते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके सजीवों की विशेषताएं या उनके लक्षण हम लोग देखेंगे, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये वस्तु में सजीव है और एक निर्जीव है। अभी हमने देखा कि सजीव वस्तु में अपने आप गति कर सकते हैं, जंतुओं में भी गति होती है और पौधों में भी गति होती है। दूसरा कि सजीव वस्तुओं को भोजन, जल और वायु की आवश्यकता होती है। हम सारे लोग जानते हैं कि हम भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, हमें जल की भी आवश्यकता होती है और हर क्षण हमें वायु की आवश्यकता होती है सांस लेने के लिए। बिना वायु के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए वायु को हम लोग प्राण वायु की भी संज्ञा देते हैं। इसके बाद सजीव वस्तुओं का विकास होता है। ये स्टिक है, इसका कोई विकास नहीं होता। देखिए आप छोटे थे, आज आप बड़े, आपका विकास हुआ, आपके सारे शरीर में विकास हुआ, आपका मानसिक विकास हुआ, तो कई तरह के विकास आप में देखे जा सकते हैं। तो सजीव वस्तुओं में विकास होता है। सजीव वस्तुएं अपने आसपास के परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। कोई भी हमारे आसपास वातावरण में अगर परिवर्तन होता है तो सजीव उस पर रिएक्ट करते हैं, वो प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ऐसा सिर्फ सजीवों में होता है, ये निर्जीवों में नहीं होता है। सजीव वस्तुएं सांस लेती है एवं भोजन से ऊर्जा निर्मित करती है। इस पाठ में हम लोग आगे पढ़ेंगे श्वसन की क्रिया। तो सांस लेने के बाद भोजन से वो ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और फिर ऊर्जा मुक्त होती है, इससे सजीव अपने सारे कार्य को संपादित करते हैं। तो ये भी एक सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है। सजीव वस्तुएं उत्सर्जन करते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उसका शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। तो सजीव वस्तुएं उत्सर्जन भी करती है और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण है कि सजीव वस्तुएं प्रजनन कर सकती है।
यानी कि अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न कर सकती है। और ये विशिष्ट गुण है सजीवों का, ये निर्जीवों में नहीं पाया जा सकता है। हम सभी अपने माँ बाप के संतान हैं, माँ बाप हमारे जैसे ही हैं, तो सजीव जो है अपने जैसे संतानों को जन्म दे सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सजीव। आज हम लोग जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी को जीवित रहने के लिए भोजन करने की आवश्यकता होती है, और यही आवश्यकता पोषण से जुड़ी है। तो पोषण को परिभाषित करने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि पोषण जीवधारी द्वारा पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल के अंतर्ग्रहण के साथ साथ इन पोषकों के उपयोग की भी प्रक्रिया है। तो हम जीवित रहने के लिए कई सारे अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं, और उनमें ये सारे पोषक तत्व होते हैं, और फिर भोजन करने के बाद उनका पाचन होता है, उनका अवशोषण होता है, और फिर उससे मुक्त होने वाली ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि हम जितने भी कार्य प्रतिदिन करते हैं, हर कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा के बिना हमारा शरीर शिथिल हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हमें तैरने में होती है, और बाकी जो कार्य करते हैं तुलनात्मक रूप से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कई बार ये प्रश्न उठता है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारे शरीर को किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि शरीर तो कोई कार्य नहीं करता है। कि ये हमारा भ्रम होगा कि सोने के बाद शरीर कार्य करना बंद कर देता है। आप अगर सोचेंगे तो आपका हृदय जो है वो अपना गति करते रहता है, दिल धड़कते रहता है, और खून का जो मूवमेंट है वो चलते रहता है, हम श्वास लेते रहते हैं, तो सारे कार्य, पाचन की प्रक्रिया भी चलती रहती है। हम रात को भोजन करते हैं, उसका पाचन होता है, सुबह हम शौच के लिए जाते हैं, तो हर समय ऊर्जा की आवश्यकता होती रहती है, और ये ऊर्जा हमें भोजन करने से मिलती है। और भोजन से के अंतर्ग्रहण से लेके उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा के उपयोग की पूरी प्रक्रिया को हम लोग पोषण करते हैं। और ये पोषण की प्रक्रिया हर जीवधारी में होती है, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो, चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, बड़ा सा बरगद का पेड़ हो या छोटा सा मच्छर हो, तो हर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और हर अपने अपने तरीके से भोजन करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर पोषण की कौन कौन सी विधियां। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पोषण की दो विधियां हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण को अंग्रेजी में हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और परपोषण को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन। यानी स्वपोषण का अर्थ हुआ सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी जो भोजन स्वयं है, और हेटरो का मतलब होता है डिफरेंट या अदर, तो दूसरे पर डिपेंड करते हैं पोषण के लिए, तो उसको हम लोग परपोषण कहते हैं। स्वपोषण के अंतर्गत हरे पौधे जितने भी हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, वातावरण में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ को लेकर जो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, संश्लेषण करते हैं, तो इसको हम लोग ऑटोट्रॉप करते हैं। तो जितने भी हरे पौधे हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। और परपोषण में हरे पौधे के अतिरिक्त जो भी जीव बच जाते हैं वो सारे परपोषण उनमें होता है, वो परपोषित जीव कहलाते हैं। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये ऑटोट्रॉप यानी स्वपोषित जीवों पे डिपेंड करते हैं। मनुष्य समेत जितने भी जीवधारी बच जाते हैं हरे पौधे के अतिरिक्त, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।